वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अजीत अमंत। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ एमएससी सेमेस्टर 4 रिव्यू के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है कन्फॉर्मेशन एनालिसिस अबाउट सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। कहता है इन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स देयर कैन एग्जिस्ट टू डिफरेंट चेयर कॉन्फॉर्मर्स। हम जानते हैं साइक्लोहेक्सेन्स का कोई भी रिएक्शंस हम लोग जब बनाते हैं तो उसको चेयर फॉर्म में बदल कर बनाते हैं ताकि एक अच्छा स्टीरियो उसका आ सके। इसलिए कह रहा है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स होते हैं वो टू डिफरेंट चेयर कॉन्फॉर्मर्स में एग्जिस्ट करता है, वन विद द सब्स्टिट्यूएंट्स एक्सियल द अदर विद इट इक्वेटोरियल। द टू चेयर कॉन्फॉर्मर्स will be in rapid equilibrium but they will not have the same energy। कहता है टू चेयर जो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम में तो रैपिडली होते ही हैं बट उनकी एनर्जी सेम नहीं होती। In almost all cases the conformers with the substituent axial is higher in energy while the substituent equatorial is lower in energy। कहता है जब हम चेयर कॉन्फॉर्मर्स बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन्स का तो उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं अगर एक्सियल में है तो उसकी एनर्जी हायर होती है और जब सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पे हो तो उसकी एनर्जी लोअर होती है। इट मीन्स द कॉन्फॉर्मर्स ऑफ एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट हैविंग लेस ऑफ दिस फॉर्म प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। मतलब एक्सियल में जो कॉन्फॉर्मर एग्जिस्ट करता है उसका इक्विलिब्रियम का पोजीशन जो है मतलब उधर जो आता है वो बहुत कम आता है क्योंकि वो एक स्टेबल कम हो, क्योंकि जिसकी ज़्यादा एनर्जी होगी वो अनस्टेबल होता है ज़्यादा, ठीक है। जिसकी लो एनर्जी होगी स्टेबल ज़्यादा होगा। तो ये हुआ आपका इक्वेटोरियल वाला, ये हो गया एक्सियल वाला, ठीक है। जैसे कि हम आप पढ़ते भी हैं जब हम चेयर कॉन्फॉर्मर बनाते हैं तो मोस्टली बल्कि ग्रुप को या फिर ग्रुप को हम ज़्यादातर इक्वेटोरियल में रखना पसंद करते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं नेक्स्ट। कहता है देर आर फॉलोइंग रीजन्स वाई द एक्सियल कन्फॉर्मर्स आर हाई इन एनर्जी दैन द इक्वेटोरियल कन्फॉर्मर्स। कहता है कुछ रीजन्स हैं जिसके बिहाइंड एक्सियल कन्फॉर्मर्स की हाई एनर्जी होती है एंड इक्वेटोरियल की लो एनर्जी होती है, ठीक है। हम लोग देखते हैं पहला रीज़न क्या है। द फर्स्ट रीज़न इज दैट द एक्सियल कन्फॉर्मर इज डिस्टेबलाइज्ड बाय द रिपल्शन बिटवीन एक्सियल ग्रुप एंड द टू एक्सियल हाइड्रोजन आइटम्स ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग। कहता है पहला कारण है कि एक्सियल कन्फॉर्मर जब हम बनाते हैं तो डीस्टेबलाइज हो जाता है रिपल्सन के कारण। और रिपल्सन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे हाइड्रोजन भी होता है जिसमें कहते हैं उसको बोलते हैं 1,3 एक्सियल इंटरैक्शन, ठीक है। और इसकी वजह से जब अनस्टेबल होगा तो एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। Also as the group gets larger the interactions becomes more and there is less of the conformer with group axial। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सियल में जब हम कोई सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं और हाइड्रोजन जिस प्लेस में अभी है उस प्लेस में अगर कोई अदर ग्रुप रहेगा तो वहाँ पे इंट्रैक्शन और ज़्यादा होगा, रिपल्सन और ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी और डिक्रीज कर जाएगी, एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। द सेकेंड रीज़न ये है, द सेकेंड रीज़न इज़ दैट in the equatorial conformer the CX bond is anti-periplanar to 2CC bond while for the axial CX bond is Gauche to 2CC bond। मतलब कहता है कि इक्वेटोरियल कन्फॉर्मर में क्या होता है, CX बॉन्ड यानी सी कार्बन जो अटैच्ड है सब्स्टिट्यूएंट से वो एंटी पेरिप्लेनर होते हैं 2CC बॉन्ड से, जबकि एक्सियल पोजीशन में जब होता है तो वो CC बॉन्ड के गौचे होता है ना। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल दिखा रहा है इन दिस डार्क बॉन्ड, जैसे ये डार्क जो किया गया है वो CC एंटी प्लेनर है किसके, CX बॉन्ड के, ठीक है। लेकिन जब एक्सियल कन्फॉर्मर हम बनाते हैं तो ये जो डार्क बॉन्ड दिखाया गया है ये गौचे है किसका, CX का, ठीक है। तो CC बॉन्ड और ये CX बॉन्ड ये एक दूसरे के क्या है, गौचे हैं, गौचे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और ये एंटी पेरिप्लेनर में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा इसको ब्रेक करना चाहेगा तो ये ब्रेक नहीं होगा, जबकि ये वाली हम चाहेंगे तो कुछ आधे प्रोसेस रिएक्शंस में अच्छे से कर सकते हैं। ओवरऑल हेयर इफ एक्स यानी ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा है कुछ भी हो सकता है, देन द अमाउंट ऑफ इक्वेटोरियल कन्फॉर्मर इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। मतलब जितनी ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगी ऑलवेज हम चाहते हैं कि इसको इक्वेटोरियल में रखें फॉर द स्टेबिलिटी, ओके। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ नोट करने के लिए कुछ पॉइंट्स दी गई हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट बट रेदर इट्स
इंटरेक्शन विद नेबरिंग एक्सियल हाइड्रोजन्स। कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके एक्चुअल सब्स्टिट्यूएंट के एक्चुअल साइज पे डिपेंड तो नहीं करता, बट नेबरिंग एक्सियल हाइड्रोजन्स के इंटरेक्शंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं डेकालिन सिस्टम में, है ना। हाँ, वो तो साइक्लोहेक्सेन की बात थी, आपको समझ आ ही गया होगा। अब डेकालिन सिस्टम के बारे में देखते हैं। कहता है डेकालिन इज 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग्स फ्यूज एट अ कॉमन कार्बन कार्बन बॉन्ड। हमें भी पता है कि डेकालिन सिस्टम जो होता है वो 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग के फ्यूज करने से बनता है, फ्यूज होने से बनता है। 2 diastereomers are possible depending on whether the hydrogen atoms at the ring junction are cis और trans। कहता है कि जो डेकालिन सिस्टम है वो 2 तरह के हैं, 2 डायस्ट्रियो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक सिस फॉर्म में एक ट्रांस फॉर्म में। और वो डिपेंड किस पर कर रहा है कि जो जंक्शन है हमारा, जहाँ से 2 साइक्लोहेक्सेन जुड़े हुए हैं, उसमें हाइड्रोजन एटम्स कैसा है, सिस है या ट्रांस है। ठीक है, अगर सिस फॉर्म में हाइड्रोजन होगा तो सिस डेकालिन बोलेंगे, ट्रांस फॉर्म में होगा तो ट्रांस डेकालिन बोलेंगे। जैसे फॉर सिस डेकालिन द सेकेंड रिंग हैज़ टू ज्वाइन द फर्स्ट सो दैट इट इज एक्सियल एट वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड इक्वेटोरियल एट द अदर। ठीक है, एक मतलब आपका इट इज एक्सियल एट वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड इक्वेटोरियल एट द अदर। वही कहता है कि अगर ट्रांस डेकालिन है, the second ring has to join to the first ring in the equatorial position at both attachment points। ठीक है, चलिए दोनों के दोनों जो होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक हो गए, और इसमें जो होगा एक सिस हो, एक एक्सियल पे होगा तो एक इक्वेटोरियल पे होगा। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका जो हो गया एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो ये हो गया एक रिंग, ये हो गया दूसरा रिंग। तो दूसरा रिंग में जो है दोनों जो अटैचमेंट दिखा रहा है ये सीसी बॉन्ड पे, तो ये अगर इक्वेटोरियल है तो दूसरा ये जो अटैचमेंट वो कैसा है, एक्सियल है। इसी को बोलते हैं सिस डेकालिन। नॉर्मली हम ऐसे दिखाएंगे, चेयर फॉर्म में हम ऐसे दिखाएंगे, और हम जानते हैं कि चेयर फॉर्म में वर्क करते हैं साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, ताकि उसका अच्छे से स्टीरियो समझ सकें हम। नेक्स्ट है ये हमारी ट्रांस डेकालिन, जिसमें आप देख सकते हैं ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड है हमारा, है ना। चलिए इसको ध्यान रखेंगे। अब कहता है कि हम डेकालिन सिस्टम को फ्लिप कर सकते हैं, मतलब उसको हम एक रूप से दूसरा रूप में फ्लिप चाहेंगे तो कोशिश करेंगे, अगर तो फ्लिप करना तो हो जाएगा, है ना। कहता है सिंस व्हेन अ साइक्लोहेक्सेन रिंग इन्वर्ट्स द सब्स्टिट्यूएंट दैट आवर इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल एंड वाइस वर्सा। कहता है साइक्लोहेक्सेन रिंग्स को इन्वर्ट किया जा सकता है और उसको इक्वेटोरियल से एक्सियल में और एंड वाइस वर्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर सिस डेकालिन फ्लिपिंग इज पॉसिबल बट फॉर ट्रांस डेकालिन फ्लिपिंग नॉट पॉसिबल। सिस डेकालिन कहता है कि पॉसिबल है फ्लिपिंग करना, बट ट्रांस डेकालिन को फ्लिपिंग करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू ओनली इक्वेटोरियल अटैचमेंट। क्योंकि इक्वेटोरियल केवल ट्रांस डेकालिन में केवल इक्वेटोरियल अटैचमेंट होता है, दैट्स वाई उसका फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं होता, जबकि सिस डेकालिन का फ्लिपिंग पॉसिबल होता है ना। चलिए इसका ध्यान रखेंगे, ये फ्लिपिंग आप देख लीजिए किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग स्टीरियो कंट्रोल पढ़ेंगे 6 मेंबर का, कि कैसे स्टीरियो केमिकली कंट्रोल करते हैं हम लोग 6 मेंबर को। फिलहाल के लिए आपको आई होप आपको ये छोटी सी टॉपिक कन्फॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड डेकालिन सिस्टम आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट कर दें। थैंक यू।